मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत में चल रहे विवाद के बीच मालदीव ने चीन के साथ मिलकर एक और नापाक चाल चल दी है। मालदीव ने भारत के साथ समुद्री सर्वेक्षण के समझौते को खत्म करने के बाद अब चीन के साथ हाथ मिला लिया है। मालदीव और चीन मिलकर अब हिंद महासागर का सर्वेक्षण करेंगे और इसके लिए चीनी सेना का जासूसी जहाज शियांग यांग होंग 3 आगामी 30 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले पहुंच रहा है। भले ही चीन इसे रिसर्च जहाज कहे, लेकिन एक मकसद हिंद महासागर में भारत की जासूसी करनी है। मालदीव को अपनी कठपुतली बनाकर चीन धीरे धीरे मालदीव को कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा है, जो भारत की सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत को घेरने की चीनी साजिश रफ्तार पकड़ रही है। भारत के साथ मालदीव के टेंशन का फायदा उठाने में चीन जुट गया है। मालदीव की दोस्ती चीन के साथ बढ़ती जा रही है और इसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। भारत की जासूसी करने के लिए चीन का तथाकथित रिसर्च जहाज मालदीव की ओर बढ़ रहा है। चीन का रिसर्च जहाज जियांग यांग हांग 3 मालदीव की राजधानी माले की ओर बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना को इस बारे में मालूम है और इस पर करीब से निगरानी की जा रही है। ये जहाज उसी तरह का है जैसा श्रीलंका के पास देखा गया था और भारत ने उस पर आपत्ति जताई थी। सूत्रों ने कहा कि अब तक इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन यानी EEZ के भीतर जहाज के जरिए किसी भी प्रकार की रिसर्च एक्टिविटी को अंजाम देने का कोई मामला सामने नहीं आया है। चीनी रिसर्च जहाज के कुछ हफ्तों में मालदीव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। चीन का जहाज ऐसे समय पर मालदीव पहुंच रहा है जब पिछले साल ही श्रीलंकाई सरकार ने एक चीनी जहाज को द्वीप के पश्चिमी तट पर मरीन रिसर्च करने के लिए इजाजत दी थी। चीनी जहाज ने 2 दिनों तक श्रीलंका की निगरानी में रिसर्च की थी। उस वक्त जो चीनी जहाज भेजा गया था उसके चीनी जासूसी जहाज होने की बात भी कही गई थी। श्रीलंका पहले भी कोलंबो के मुख्य बंदरगाह पर चीनी जहाज को आने की इजाजत दे चुका है। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर पहले ही चिंता जता चुका है। श्रीलंका में बढ़ते चीन के प्रभाव को लेकर भारत की चिंता इसलिए भी है क्योंकि द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव काफी करीब मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूर्व पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय जहाज के रूट्स भी यहाँ से होकर गुजरते हैं। व्यापार के लिहाज से ये सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग में से एक है। भारत को ये भी डर है कि मालदीव और श्रीलंका में चीन अपना बेस बना सकता है, जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। दरअसल इस वक्त भारत और मालदीव के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण चल रहे हैं। डर इस बात का है कि चीन कहीं इसका फायदा नहीं उठा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर की गई विवादित टिप्पणी की वजह से रिश्ते काफी तल्ख हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू की वजह से भी रिश्ते बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि उनकी पहचान चीन समर्थक देश के तौर पर होती है। चुनाव अभियान के दौरान मोइज्जू ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया था, जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी है। राष्ट्रपति बनने के बाद मोइज्जू ने पहला विदेशी दौरा भारत की बजाय चीन का किया है, जबकि अब तक परंपरा रही है कि मालदीव का हर राष्ट्रपति सबसे पहले विदेशी दौरा भारत का करता रहा है। हाल ही में मोहम्मद मोइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना ही कहा था कि किसी को हम पर धौंस जमाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने मालदीव की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों को माले से जाने को भी कह दिया। मालदीव एक ऐसे राजनीतिक लोकेशन पर मौजूद है जिसकी वजह से चीन की वहां पर मौजूदगी से सुरक्षा खतरा पैदा हो सकता है। चीन भी इस बात को भली भांति जानता है, तभी वो मालदीव में रिसर्च जहाज की आड़ में अपना जासूसी जहाज भेज रहा है। ऐसे में भारत को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत है और मालदीव में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए कूटनीतिक पहल करना भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और मुद्दा में आज तफसील से हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव और चीन की बढ़ती नजदीकियां क्या भारत के लिए खतरा है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ
जितेंद्र कुमार ओझा जी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। ओझा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपके साथ करती हूँ। क्या चीन के साथ जो मालदीव की दोस्ती बढ़ रही है वो क्या वाकई भारत के लिए चिंता का सबब है? क्योंकि ड्रैगन के खुफिया जहाज की अब एंट्री हो गई है, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। चीन को मालदीव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दफे हम लोग बातचीत कर चुके हैं कि चीन हर तरीके से भारत को कत्ल करना चाहता है, कि हमें अपने घर में व्यस्त रखना चाहता है, हमें हमारे नेबरहुड में व्यस्त रखना चाहता है। और चीन का जो मॉडल है वो मॉडल ये है कि इन देशों में डायरेक्ट मिलिट्री टेक ओवर नहीं करता है, वो की इंस्टीट्यूशन को टेक ओवर कर लेता है। सही जगह पे उसके अपने लोग बैठ जाते हैं, जिसके माध्यम से उस देश की सरकार ही उसके कब्जे में आ जाती है। और ये बात मालदीव में ही नहीं लागू होती है, ये सेंट्रल एशिया में उन्होंने किया है, ये दूसरे आप देखिए अफ्रीका के कई देशों में किया है कि सरकार तो उसी देश की है लेकिन उसके सारे तंत्र जो है, सारा रिमोट कंट्रोल चीन के पास चला जाता है। और उसका मकसद ये जहाज की जो आप बात कर रही हैं कि जितने जहाज तो कॉल रिसर्च जहाज जो चीन के इंडियन ओशन में जा रहे हैं, और जहां मेरी एक्सपर्ट से बात होती है, जानकार लोगों से बात होती है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होता है कि चलिए कुछ हद तक तो वो जो मरीन रिसोर्सेज वगैरह हैं उसके बारे में करते हैं, लेकिन ये सारे ड्यूअल यूज हैं। भारत को कंटेन करना बहुत ही उसके एजेंडा में हाई है, और हमारे न तो अधिकतर डिप्लोमेट इसको ध्यान दे पाते हैं, न हमारे दूसरे लोग ध्यान दे पाते हैं। हमारी साइकोलॉजी में ये रजिस्टर नहीं हो पाता है। मोइजी की जो अगर आप बात कहें तो मोइजी को देखें कि सी जिनपिंग ने क्या कहा कि ये हमारे पुराने मित्र हैं। इसका मतलब ही साफ है कि ये काफी दिनों से मोइजी को एंगेज कर रहे थे। मोइजी को चीन के डिप्लोमेट से कहें या वहाँ के इंटेलिजेंस ऑफिसर कहें, उन्होंने पहले से एंगेज किया, उनको तैयार किया, सही जगह में एक इक्वेशन बनवाया, और वहाँ की प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उन्होंने खत्म कर दिया, उनको एकदम आउटक्लास कर दिया स्ट्रेटजी के जरिए। और दूसरी जो बात आप कह रहे हैं कि जहाँ पे मालदीव की लोकेशन है उस तरफ देखिए केरला का ये है, और कई एक हमारे स्ट्रेटेजिक आप देखें कि केरला में ISRO है, न्यूक्लियर प्लांट हमारे हैं साउथ में कई जगह। तो इन तमाम जगह से आने के बाद आज तक तो सैटेलाइट तो हो सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद इन पर नजर ही नहीं रखी जा सकती है। बहुत सारी चीजें सबोटाज भी की जा सकती है, इंटरफेयर भी किया जा सकता है। तो इसमें हमें दोस्ती की जो बात कर रही है, दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। मालदीव के पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय एक ऐसा बेस देने के लिए जिस बेस के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये हमारे चीन का नेबरहुड में आना बहुत ही चिंता की बात है। ये इनडायरेक्ट असॉल्ट है हमारी सुरक्षा पर। जी बिल्कुल ठीक है। संजीव जी मैं आपका रुख करती हूँ। सर इससे पहले ये भी कहा गया कि देखिए जब भी कोई मालदीव का राष्ट्रपति बनता है तो वो सबसे पहला दौरा जो है वो भारत का करता है, लेकिन उसके बावजूद इस बार ऐसा हुआ है कि चीन का दौरा पहला हुआ, और चीन के दौरे से लौटते ही जिस तरह से मोइजू ने कड़े रुख अख्तियार किए, उन्होंने कहा कि मालदीव की भारत पर निर्भरता हर क्षेत्र में खत्म की जाएगी। ये क्या बताता है और ये क्या जताता है? ये जो अकड़ दिखाई जा रही है, क्या उसका आधार चीन है क्या? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि अगर मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू और उनकी सरकार के जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि वो मालदीव से भारत को आउट कर देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। और ये अगर उन्हें अपनी घरेलू राजनीति में भारत को एक प्लैंक के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ा है, तो इससे ये बात बहुत स्पष्ट है, अंडरलाइंड है कि मालदीव की सोसाइटी में, वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में भारत का प्रभाव कितना गहरा है। और मालदीव में जो विपक्षी दल है उसमें अनेक ऐसे बड़े नेता हैं, अनेक ऐसे वहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो कि भारत के समर्थक हैं। आप जानते हैं कि चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति नशीद हों या अभी पूर्व राष्ट्रपति इसके पहले की जो सरकार थी राष्ट्रपति जो इब्राहिम सोलेह हों, और उसी के तरह से अनेक ऐसे मालदीव के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में विपक्ष में ऐसे नेता हैं जो कि भारत के साथ बड़े गहरे संबंध रखना चाहते हैं। और भारत का प्रभाव इतना गहरा और मजबूत है कि उन्हें इंडिया आउट का एक प्लैंक बनाना पड़ा, और उसके आधार पर वो अपनी सर्टेन जो है राजनीतिक वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए उनको भारत का आधार लेना पड़ा। तो ये पहले मैं इस बात को कहूंगा। और अगर वो सोचते हैं कि वो भारत को बाहर कर देंगे वहां से, तो ये होने वाला नहीं है। मालदीव्स और भारत के रिश्ते बहुत ही गहरे रिश्ते हैं, पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बहुत गहरा है। भारत ने मालदीव्स की अनेक जो है आपातकालीन स्थितियों में
जब मालदीव्स के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया था 1988 में भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत वहां पर उन्हें जो है अनेक जो है सर ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे कैंपेन चलाया गया था एंटी इंडियन, उसके बाद ही सरकार बनी है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि वो पहले से ही एक मात्र उनका नैरेटिव सेट है कि उन्हें इंडिया के खिलाफ किस तरह का रुख अख्तियार करना है, जिसमें चीन और ज्यादा कहीं ना कहीं नमक डालने का काम कर रहा है। देखिए उसी बात को मैं कह रहा था नेहा जी कि ये जो उन्हें भारत का आधार लेना पड़ा और भारत के आधार पर वो अपनी राजनीति को कंडक्ट करना है, जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव है और ये एक नकारात्मक राजनीति है, नकारात्मक सोच है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा मालदीव्स को भुगतना पड़ेगा। और चाइना इस पूरी स्थिति को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना इस पूरी स्थितियों जो उनकी जो जो भारत के विरुद्ध जाकर के जो कार्य करने की, भारत से मैं कहूंगा कि वो डिस्टेंस शो करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले के जो राष्ट्रपति होते थे पहले भारत आते थे, इस बार उन्होंने पहले टर्की की यात्रा की और ये दिखाने की कोशिश की कि न तो वो भारत के नजदीक है, न तो चाइना के नजदीक है, एक इक्वी डिस्टेंस वाला जो है पोस्चर लेने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद वो यूएई गए, उसके बाद वहां से वो चाइना की यात्रा उन्होंने की और भारत अब तक वो नहीं आए हैं। तो ये स्पष्ट है कि वो भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत से वो अगर वो चाहते हैं कि वो भारत से अपने आप को अलग कर लेंगे और दूरी बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका सबसे बड़ा खामियाजा मोइजू की सरकार को भुगतना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, यमीन की भी सरकार थी और जिसके कि मोइजू एक तरह से बहुत नजदीकी माने जाते हैं, प्रोटीची माने जाते हैं। तो यमीन की सरकार का जो हश्र हुआ था जब उन्होंने चाइना से ज्यादा प्रॉक्सिमिटी दिखाने की कोशिश की थी, तो कहीं ऐसा न हो कि मोइजू की सरकार का भी वही हश्र हो। मोइजू की सरकार को राष्ट्रपति यमीन की गलतियों से सीखना चाहिए और भारत के साथ अपने जो संबंध हैं उसको इस तरीके से हार्म नहीं करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय हितों पर ही खतरे पैदा हो जाए। या इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण शक्ति है और चाइना की इस तरीके की जो गतिविधियां हैं, चाइना की जो स्पाई वेसल्स वगैरह को जिसको कि वो रिसर्च वेसल का नाम देते हैं, लेकिन उसके डिस्गाइज में हम जानते हैं कि ये जो वेसल्स हैं ये स्नूपिंग करती हैं, भारत के जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर ये वॉच कर सकती हैं और सैबोटाज भी कर सकती हैं, जैसा कि अम्बेसडर साहब कह रहे थे। तो ये बिल्कुल संभव है और ये जो एक भारत की सुरक्षा के लिए और पूरे इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए खतरा है। चाइना के बारे में एक बात मैं कहूंगा कि चाइना की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है कि चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर डोमिनेट करना चाहता है। साउथ चाइना सी पर तो वो साउथ चाइना सी को अपने अधिकार में लेना चाहता है, ताइवान को तो अपने अधिकार में ले लेना चाहता है। इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भी वो डोमिनेट करना चाहता है। मालदीव्स में अपने संपर्कों को बढ़ा करके वो उसका जो मलक्का डिलेमा है उसको भी वो एड्रेस करने की कोशिश कर सकता है और जिसको लेकर के भारत को बहुत ही प्रोएक्टिव तरीके से अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को मजबूत करना होगा, स्वयं से भी और क्वाड जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से भी भारत को इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र के जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को, यहाँ की जो चाइनीज जो स्पाइंग एक्टिविटीज है उसके ऊपर वॉच रखनी होगी और इसको प्रोएक्टिव तरीके से एड्रेस करना होगा। सर, भारत के पड़ोस में चीन के सैन्य अड्डे भी लगातार बनते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कई गतिविधियों में शामिल चीन दिखाई दे रहा है। अब सर क्या लगता है, जिस तरह से कदम अभी तक भारत की तरफ से उठाया गया है वो काफी है या फिर कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि अपनी कम से कम जो सीमा सुरक्षा है उसको और ज्यादा बेहतर किया जा सके? मेरा मानना है कि भारत को एकदम प्रोएक्टिव अप्रोच रखना चाहिए, जो कि नहीं है। बहुत सदियों से अगर देखा जाए कि हम कहते हैं कि दूसरों के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एकदम पंचशील वगैरह, और चीन कहता पंचशील है, करता ठीक उसका उल्टा है। देखिए, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हमें बाहर में अच्छा तो दिखना है, लेकिन साथ में किसी भी कीमत पर हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। चीन की जो बात कर रहे हैं, कुछ दिनों पहले कहीं मैं लेक्चर दे रहा था और मैंने दोनों को नक्शा दिखाया कि पिछले 2000 वर्षों से चीन का नक्शा क्या रहा है और भारत का नक्शा क्या रहा है। चीन जो है दो नदियों के बीच बहुत छोटी सी सभ्यता रही है, वो बढ़ते जा रही है और भारत जो है वो सिकुड़ते जा रहा है। और जैसे जैसे भारत सिकुड़ रहा है, दुनिया में सारे लोगों को परेशानी हो रही है। और जब भारत मजबूत था तो चीन की भी प्रोग्रेस होती है। मैं बहुत लंबे लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूँ, तो सवाल ये नहीं है कि हम टैक्टिकली हर एक मुद्दे को देखें। हमारा पूरा इंस्टीट्यूशन रिवाइटलाइज ऐसे होना चाहिए कि बिना कहे प्रोएक्टिव हम अप्रोच करें। मोइजू को
किसी भी कीमत पर मालदीव में जीतना नहीं चाहिए था। अगर चीन जो है वहां के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिग नहीं करता तो ये होता नहीं। हम कहते हैं कि मालदीव का स्टेक है, मालदीव में इनका क्या स्टेक, मुझे कल छोड़ के भाग जाएंगे। आपने देखा कि आप अगर 3-4 साल पहले का मेरा कहीं डिस्कशन है, उसमें मैंने कहा कि जब भी चीन दबाव डालेगा, राजपक्षे भाई जो है श्रीलंका में होते थे, ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये चीन उनके जरिए पहुंच ही जाएगा। वही हुआ और उसके बाद देखिए लंका को उन्होंने कंगाल बना दिया, दरिद्र बना दिया और वो राजपक्षे भाई से छोड़ के भाग गए। और भारत ने जाके कितने बिलियन लंका को एड दिया, मालदीव को भी दिया था। तो हमारे देश में भी तो अपनी रिक्वायरमेंट है, हमारे भी तो अपने लोग हैं। तो हम जो है इन बातों को हम साइकोलॉजिकली डिफेंसिव मोड में रहे हैं नेहा जी, ये चेंज करना संभव नहीं होगा। जब हम चेंज करते हैं तो ये नहीं कि हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दें, पूरे इंस्टीट्यूशन को रिवाइटलाइज करना पड़ता है, रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, जो कि नहीं है। कई दफे मैं कह चुका हूं। तो जो चीन की आप बात कर रही हैं, आप सोचे कि चीन से हम बात कर ले, एग्रीमेंट कर ले, नहीं होगा। चीन से कितनी भी एग्रीमेंट कर ले, चीन कोई भी आश्वासन दे दे, चीन की फितरत में है और नहीं हमें ये डिस्कशन करने से होगा। तो हमें अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को रिस्ट्रक्चर करना है, जहां हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, चाहे लोवेस्ट लेवल से लेकर लीडरशिप लेवल पे, उनको बहुत क्लैरिटी हो कि हमें ऑफेंसिव होना है। और इनकी ऐसे लीडर्स की जो बरसाती लीडर है मोइजी टाइप, क्या कोई समझदार नेता ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये तो चीन के पेरोल पे हैं, चीन से हाथों बिके हुए हैं। अगर ऐसा नहीं होता ये कहते ही नहीं। तो इसलिए जो आप जो बात कह रही हैं किसी मॉरल, वैसे में मैं मॉरल प्रिस्क्रिप्शन में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। चलिए यूएन में आपके पास ये वोट है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे बड़ी कठोरता से हमें कहना चाहिए था कि देखिए मिस्टर मोइजू, अगर आपने ये लाल रेखा प्राप्त की, आपने किसी थर्ड पावर को यहाँ पे बुलाया, तो आपका बहुत बुरा हश्र होगा, जो कि हम न कह पाए हैं न कुछ कर पाए हैं। तो ये दोनों शक्तियां, इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? ये टेलीविजन नहीं सही प्लेटफॉर्म है इससे बात करने के लिए। मैं खुद अपने सरफेस के लिए एक तरीके से आप कहें कि मैं लड़ रहा हूं या एडवोकेसी कर रहा हूं, लेकिन अगर हम ये अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं करते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल और होने वाली है। ये एक दो बातें नहीं है, ये होल सोल आप समझिए कि चीन की और भारत की कंपटीशन चल रही है। और भारत जो है सिर्फ अपने लोगों के लिए जरूरी नहीं है, पूरे एशिया पैसिफिक में क्या कहूँ, पूरी दुनिया में भारत अगर मजबूत होता है तो सारे लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। तो ये बातें जो है मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत ने वो स्ट्रेटेजिक साइकी या वो कल्चर वो मिसिंग रहा है। धीरे धीरे आ रहा है, मैं नहीं ये कहता कि नहीं आ रहा है, लेकिन हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है और इसको तो बड़ा मुंह तोड़ जवाब देना है। टैक्टिकली कुछ जरूर ऐसा करना है कि इनके दिमाग में अक्ल घुस जाए मोइजू के और जो 2-4 लोग हैं। लेकिन गलतियां हमसे हुई हैं बिल्कुल कि मोइजी जैसा आदमी मालदीव में सत्ता में आ जाता है और चाइना वहां की डेमोक्रेसी को रिग कर लेता है। तो ऐसी बात नहीं है कि वहां पे प्रो इंडिया लोग नहीं है। देखिए बच्चे मरे हैं वहां पे और ये उन्होंने हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर का नहीं किया। वहां सबसे बड़ा हॉस्पिटल भारत का किया हुआ है। सारे जगह हम दान देके और अच्छे से ये नहीं कर सकते हैं। दान तो देना चाहिए क्योंकि ये हमारे बफर स्टेट है। हम चीन ने कभी भी अपने आसपास में किसी छोटे स्टेट की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट नहीं किया है। पूरी दुनिया में हम अकेले एकमात्र देश हैं कि हमने आसपास के तमाम छोटे देशों की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट किया है। और उसमें हो क्या रहा है कि कुछ नासमझ लोग, कुछ बेवकूफ लोग, मुझे क्षमा कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए, कुछ मूर्ख लोग और कुछ अपने ही देश से नफरत करने वाले लोग क्या कर रहे हैं हमारे पड़ोस में, वो चीन को बुला रहे हैं, पाकिस्तान को बुला रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये काम करके वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल उनको पता है कि वो अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, फिर भी हो रहा है। तो ये जो है इसको जो है हमें अपने ज्यादा बात कम करते हुए लेकिन धीरे से उनको समझाने की जरूरत है कि इन तमाम देशों की सुरक्षा, उन तमाम देशों के लोगों के हितों की हम रक्षा करते हैं। तो जो डिप्लोमेसी का फॉर्मूला है उससे हट के हमें काम करना है और ऐसी नौबत आने ही नहीं देनी चाहिए कि कोई भी हमारे बफर जोन या इसके आसपास पहुंच भी पाए। तो प्रोएक्टिव तो चाहिए नेहा जी। बिल्कुल। संजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ और छोटा आंसर दीजिएगा सर, क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी ओझा साहब ने किया कि प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, वो अपनाने की बेहद जरूरत है। लेकिन जिस तरह से सर ये तो ठीक है, क्या लगता है कि अगर बहुत ज्यादा आप समझाने की यहाँ पर जरूरत समझते हैं या फिर ये दिखाने की कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस पे एक्शन ले लेंगे, आपको लगता है कि पोलाइट तरीके से चीजें मैनेज हो सकती है? या फिर अगर मालदीव का ये मसला है तो इसको बहुत ही पोलाइट तरीके से और समझाने से ही समस्या का समाधान निकलेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि संजीव जी सॉरी, 1 मिनट में कहने दीजिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी पोलाइटनेस का असर तभी पड़ेगा जब भय न हो साथ में।
वो रामचरितमानस में भी कहा गया कि समुद्र से विनती करते करते रामचंद्र जी परेशान हो गए और जैसे ही भय का मौका मिला समुद्र ने विनती सुन ली। ये यूनिवर्सल रूल है डिप्लोमेसी का। आई कंक्लूड। जी 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 ठीक है, जल्दी से संजीव जी। जी जी, मैं देखिए एम्बेसडर साहब से बिल्कुल सहमत हूं और उन्होंने बिल्कुल सटीक ऑब्जर्वेशंस किए हैं और मेरा मानना है कि लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि जो वर्तमान की सरकार है उसके माध्यम से हमारी जो पूरी विदेश नीति है, जो हमारी पूरी रक्षा नीति है, उसमें बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। ये जो सरकार है प्रोएक्टिव तरीके से अपना कार्य कर रही है और मैं मानता हूं कि कैरेट और स्टिक दोनों पॉलिसीज होनी चाहिए और जहां कहीं भी शक्ति की आवश्यकता है हमें सख्त रुख भी अख्तियार करना होगा और जहां हमें बातचीत और कन्विंस करने के लिए स्टेप्स लेने की आवश्यकता है उसको भी करना होगा। इसमें जो मैं ये कहूंगा जहां तक मालदीव्स का प्रश्न है, हमें एक पेशेंस के साथ भी कार्य करना होगा क्योंकि वर्तमान समय में जो मालदीव्स की जो सरकार है वो अपने पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट को सिद्ध करने के लिए और अभी उन्होंने जो इलेक्शन में इंडिया आउट वगैरह का जो प्लान दिया था उसको कहीं न कहीं एड्रेस करने के लिए कुछ सर्टेन पॉलिटिकल डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी जो मालदीव्स के उनको एड्रेस करने के लिए वो इस तरह की पॉस्चरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इस पॉस्चरिंग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में भारत सबसे अधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र है। भारत शक्तिशाली है आर्थिक रूप से भी मालदीव्स के साथ। हाँ, और अभी तक हमने देखा है सर कि भारत ने फूक फूक कर ही कदम उठाया है हर सिचुएशन में, चाहे यूक्रेन वाला मसला हो या फिर बाकी और तमाम इंटरनेशनल मसले हो, हमेशा फूक फूक कर कदम उठाया है। बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ काम लिया है। अब इसमें आगे क्या रुख अख्तियार करता है वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।